अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। हम अपने लेक्चर को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम चैप्टर 21 पे थे, देयर वाज शेयर कैपिटल, और हमने देखा इस चैप्टर के 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, शेयर्स इन कंपनीज और वेरिएशन इन शेयर कैपिटल। ये तो हमें याद होगा। जब हमने देखा कि शेयर्स के बारे में जो जनरल प्रोविजंस हैं, उसके अंदर फर्दर क्या है कि हमने सीखा शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है फिक्स अमाउंट में। शेयर्स की नेचर देखी, फिर शेयर सर्टिफिकेट की नेचर देखी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल देखा, उसका डिफरेंस देखा इशूड और पेड अप शेयर कैपिटल के साथ। फिर प्रीवियस लेक्चर में हम काइंड्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स कंप्लीट की, जिसमें आपका प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स वो मेन काइंड्स हैं, और क्लासेस में फर्दर आगे आप बाइफिकेशन कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की भी और ऑर्डिनरी शेयर्स की भी, डिपेंडिंग अपॉन एकोमोलेशन, कन्वर्जन और डिविडेंड। इस तरह से वोटिंग राइट्स की बेस पे आप कर सकते हैं, उनकी क्लासेस बना सकते हैं। फिर हमने डिटेल में एक एग्जांपल भी देखी थी अपने वेरिएशन इन शेयर कैपिटल पे। हमने देखा कि वेरिएशन इन शेयर कैपिटल का मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिर्फ अपने कैपिटल को इंक्रीज कर देना। वेरिएशन इन शेयर कैपिटल का ये मतलब है कि आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज मतलब कैंसिल भी कर सकते हैं, और आप शेयर कैपिटल मिलके बना होता है नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू से, तो आप उसमें से नंबर ऑफ शेयर्स चेंज करें या फेस वैल्यू चेंज करें, इसको भी वेरिएशन इन शेयर कैपिटल कहते हैं। आप एक अलग काइंड बना दें, पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था, लेकिन आप उसी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का जो अनइशूड शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है उसमें से आप काइंड्स बना दें फर्दर, कि जो अनइशूड है इसको मैं कैंसिल नहीं करता, बल्कि इसको एक और कैटेगरी बना लेता हूँ, एक और काइंड बना लेता हूँ, जिसमें हमने इस एग्जांपल में देखा था कि अनइशूड 300 मिलियन पड़ा था और उसने इसकी एक अलग काइंड बना दी थी। इस अनइशूड को यूज किया उसने प्रेफरेंस शेयर्स बनाने के लिए। पहले उसने मेन कैपिटल को ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स में डिवाइड किया, फिर उससे फर्दर जो फेस वैल्यू थी उसको सब डिवाइड कर दिया। पहले फेस वैल्यू 100 थी, बाद में उसकी फेस वैल्यू 10 रह गई। ओके, ये भी हमने मजीद डिटेल देखा। फिर हमने कहा कि जब भी कंपनी कोई भी काम करेगी, कोई रेजोल्यूशन पास करती है, कोई भी डिसीजन करती है, कोई मीटिंग करती है, तो उसके डॉक्यूमेंट उसने रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं। अब जैसे उसने यहाँ पे ये सारा प्रोसीजर करके उसने किया क्या था, उसने कैपिटल क्लॉज चेंज की थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, जो कि हमने चैप्टर 20 में पढ़नी चाहिए थी ऑल्ट्रेशन में, लेकिन हम अब ये चूंकि शेयर कैपिटल में फॉल करती है तो हमने शेयर कैपिटल के टॉपिक में पढ़ रहे हैं। रिलेट ये वैसे ये करती है चैप्टर 20 से, क्योंकि ये ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम का मतलब है कि उसमें किसी की भी क्लॉज में चेंज, तो आपने इनमें चेंज किया, उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल में चेंज किया, और फिर हम रजिस्ट्रार को जी ये सारा चेंज करके तो डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, जो भी ऑल्टर्ड कॉपी है मेमोरेंडम की, रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग द सेम। और अगर आप ये रेजोल्यूशन विद इन टाइम जो भी उसने बताया, मीटिंग जिस दिन हुई, डिसीजन जिस दिन पास हुआ, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को बताना है कि जी ये देखें हमने डिसीजन कर लिया अपना, अब हमारे हो गए हैं मेमोरेंडम चेंज, हमने अपनी लिमिट बढ़ा ली ऐसे ऐसे करके, ये देखें ये जो हमने डिसीजन किया, ये रेजोल्यूशन की कॉपी भी देख लें हमारी। रजिस्ट्रार ये जो चीजें आप मांग रहे हैं ये एविडेंस है बेसिकली कि आपने वाकई वो लॉ को फॉलो किया है कि नहीं, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है कि नहीं। ये पास किए बगैर ही आपने कह दिया जी मैंने अपने लिए वो ऑथराइज कैपिटल चेंज कर लिया, मेमोरेंडम चेंज कर लिया, आर्टिकल चेंज कर लिए, तो जितनी भी चीजें लॉ ने कही हैं उनके कोई ना कोई एविडेंस है, सबूत है कह लें, तो वो रजिस्ट्रार को एज ए डॉक्यूमेंट आपने जमा करा देने कि ये चीजें आपने कर ली हैं। तो वो रजिस्ट्रार एक तरह से आप कह लें कि एक बैकअप प्लान भी होता है कि कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होते हैं, आपके चेंज के, आपके इस तरह से, अगर आप टाइमली वो चीजें उसको रजिस्ट्रार को सबमिट करते रहें, फाइल करते रहें।
अच्छा जी, फिर हमने देखा कि ये जो कंसोलिडेशन या सब डिवीजन से नए शेयर्स, राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स, कोई भी आप शेयर्स जब उन्हें देंगे, इशू करेंगे, उनके राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो राइट सारे इक्वली रैंक में होंगे अनटिल एंड अनलेस आपको नई कैटेगरी कोई इशू करने जा रहे हैं। ओके, आगे हमने आज देखना था कि जी रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ ओन शेयर्स बाय अ कंपनी। इसमें हम आईकेप का सर्कुलर ही देख लेते हैं, जिसमें उसने आपको बताया कि कुछ सेक्शन जो उसने कहा कि जी रिमूव कर रहा हूं मैं, तो हम डायरेक्ट वहीं से देख लेते हैं। वैसे तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी, फर्स्ट ओरिएंटेशन में भी उस सर्कुलर को देखा था। तो जैसे जैसे अभी इस चैप्टर के अंदर ये जो आपका परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी है, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन एडवांस टू एनीवन फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, ये उसने पूरा का पूरा सेक्शन आपका जो है वो सिलेबस से निकाल दिया है सितंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए। तो ये हम सर्कुलर देख लेते हैं। ये जी आपका आईकेप का कह लेंगे जी स्पेसिफिक गाइडेंस है ऑफ कैफ एग्जामिनेशन और स्टडी मटेरियल फॉर ऑटम 2020 अटेम्प्ट, जो उसने 1 अप्रैल 2020 को इशू किया। और ऊपर हमारा जी आ रहा है कैफ 3, हमने बिजनेस लॉ खोला हुआ है। ऊपर उसने यही एज एग्जाम पैटर्न उसने एग्जाम पैटर्न बताया आपको कि 30% जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, रिमेनिंग 70% जो है वो 40%, उस रिमेनिंग 70 का भी 40 और 60 उसने इस तरह बता दिया कि 40 है नॉलेज बेस और 60 है एप्लीकेशन बेस या सिनेरियो बेस। और हर एक सवाल मैक्सिमम 8 मार्क्स का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। आप पुराने अगर 5 पेपर्स उठाएं तो वो सवाल 10-10 नंबर के भी आए हुए हैं, एक पार्ट 10 नंबर का। तो ये उसने कह दिया। अच्छा जी, चैप्टर 1 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। हम डायरेक्ट आते हैं अपने कंपनीज एक्ट पे। कंपनीज एक्ट में सेक्शन नोट टू बी एग्जामिन, उसने कहा जी क्लियरली कि ये सेक्शन तो मैं आपसे एग्जामिन नहीं करूंगा। तो फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट शैल नॉट बी एग्जामिन, तो ये जो पहला सेक्शन है 45 प्रोविजन एज टू कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, ये चैप्टर 19 में था, ये हमने नहीं पढ़ा, ये तब हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब ये आपके चैप्टर 21 में है 86 प्रोहिबिशन ऑफ परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन बाय फॉर इट्स परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। और सेक्शन 87 सब्सिडरी कंपनी नोट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। तो ये अगर हम देखें ये 86 और 87 सेक्शन आपके ये वाले हैं। ये आपका है जी परचेज द शेयर्स, ये 86 है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस और नोट टू होल्ड ऑन द नेम ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। तो ये आपके जी सेक्शन, दोनों सेक्शन इसी में आते हैं 86 और 87, ये आपके दोनों हो गए जी एक्सक्लूड। तो सिर्फ आपने ये याद रखना है कि परचेजिंग ओन शेयर्स, इसका ये मतलब है, हमने एक चीज पढ़ी कि जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है, वो कल ही हम देख रहे थे अपने प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स में, ऑर्डिनरी शेयर्स की एक खासियत ये थी कि वो इररिडीमेबल होते हैं। एक बार कंपनी ने इशू कर दिए, मेंबर्स ने आगे पैसे दे दिए, अब वो आपको कल को कंपनी को ये नहीं कह सकते कि हमारे पैसे करें वापस और अपने शेयर्स पकड़ लें, क्योंकि वो हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो कहता है कि ठीक है कंपनी अपने शेयर्स वापस नहीं खरीद सकती, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स वापस नहीं खरीद सकती। वापस का मतलब ये है कि जी पैसे उन्हें वापस करके शेयर्स जो इन्हें इशू किए हुए मेंबर्स को वो वापस ले ले, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि शेयर्स आगे से आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, आप किसी दूसरे बंदे को सेल कर देते हैं, कंपनी को वापस आप सेल नहीं कर सकते। एक्सेप्शन बता रहा है कि जो लिस्टेड कंपनी है वो ये काम कर सकती है कि लिस्टेड अपने जो अपने शेयर्स हैं लिस्टेड कंपनी वो बाय बैक कर सकती है। लिस्टेड कंपनी इज अलाउड टू बट बैक, ये इसने जो बट बैक लिखा है ये गलत है, ये बाय बैक लिखा जाएगा, ठीक है। लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक कर सकती है। ये आपके सिलेबस में बस इतना सही है, एमसीक्यूज बन सकता है इस पे कि आपको कहा जी के ऊपर लिखा जी कि कंपनी कैन नॉट परचेज ओन शेयर्स और आगे जी एक्सेप्शन बताइए या कुछ ऐसे ही करके, तो वो कुछ ट्रिकी चीज आपसे टेस्ट की जाएगी टेक्निकल, तो इस पे एमसीक्यूज ही बन सकता है ये, इस पे कोई एज सच क्वेश्चन नहीं बन सकता। या अगर कोई 2 नंबर का शायद 1 नंबर का
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। अगेन ओके, ये सेक्शंस अब हमारे सिलेबस में नहीं है और बुक हमारी चूंकि न्यू नहीं आएगी तो हम अपनी 2017 के एडिशन में ही चेंजेस करके इसको कंटिन्यू करेंगे। हम डायरेक्ट अब आते हैं कि वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। तो हमारा अब ये देखिए, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल के अंदर 3 आगे फर्दर हेडिंग थी। ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल, इसको वेरिएशन इन शेयर कैपिटल ही कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ ओन शेयर्स बाय अ कंपनी, ये भी वेरिएशन इन शेयर कैपिटल में इस तरह आ रहा है कि चूंकि जब कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदेगी तो शेयर कैपिटल उतना ही कैंसल हो जाएगा। कंपनी का जो उसने शेयर कैपिटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा होगा अब वो कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपने एंट्रीज पढ़ ली हो। अगर मैं इन एंट्रीज को अगर आपको एंट्रीज के थ्रू पढ़ाऊं या बताऊं तो ये कि जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए होंगे तो बैंक डेबिट किया होगा, पैसे आए होंगे फॉर एग्जांपल 50,000 और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया होगा। ठीक है, वो 50,000 शेयर कैपिटल में आ गए, ऐसा क्यों होगा? और हो सकता है कि शेयर की फेस वैल्यू आपकी जी 10 रुपए है, लेकिन जो शेयर मेंबर को आपने सेल किया, ये कह लें कि जी जो मार्केट में चल रहा है, आप कह लें कि जो उसकी मार्केट वैल्यू वो कितनी है, 15 रुपए। ठीक है, अब जब मेंबर आपसे आगे पैसे देगा तो वो आपको 15 रुपए में ये शेयर खरीदेगा, ऑल्दो फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए है। जो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है वो फेस वैल्यू से होता है। अब देखिए आपके शेयर्स कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, 10,000 शेयर्स मेंबर्स ने लिए, तो आपके पास पैसे कितने आएंगे? पैसे आपके पास आएंगे 10,000 शेयर्स इंटू, क्योंकि 15 रुपए आपको मिले हैं ना पर शेयर, तो 10 इंटू 15, तो आप बैंक को डेबिट करेंगे 1,50,000 से। ओके, अब आप शेयर कैपिटल जो क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,00,000 आपके शेयर कैपिटल क्रेडिट। बाकी क्या क्रेडिट होगा? बाकी आपका शेयर प्रीमियम के नाम से एक रिजर्व क्रिएट हो जाएगा, जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं, वो है 50,000। ये कुछ एंट्री हो जाएगी। इसी तरह जब कंपनी शेयर्स वापस अपने खरीदेगी तो फिर शेयर कैपिटल इतना ही कैंसिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 के 10,000 शेयर्स वापस खरीद लिए, तो शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 1,00,000 से। खत्म करना है ना, जब आपने क्रिएट किया था तो उसे क्रेडिट किया था, अब आपने उसे खत्म करना है तो उसे डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल एक इक्विटी है, उसकी नेचर क्रेडिट होती है। अच्छा, शेयर प्रीमियम जो भी है वो पड़ा रहेगा रिजर्व। अब डिपेंड कि आप शेयर्स कितने के खरीदते हैं उनसे। अब अगर सपोज ये 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, आप उनसे 11 रुपए के खरीदते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन जो भी चल रही है। आप अगर उनसे 11 रुपए का खरीद रहे हैं तो आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे कितने, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 11 रुपए, तो ये आप 1,10,000 रुपए आपके बैंक से जाएंगे। 10,000 का अब आपको हुआ है लॉस या डिस्काउंट, जो आपने एक तरह का उनको मिल गया डिस्काउंट एक तरह से, और आपकी तरफ से एक लॉस हो गया, आपको इतने पैसे ज्यादा देने पड़े, तो आपका 10,000 का इधर लॉस आ जाएगा जो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ओके, ये बात थी कि शेयर कैपिटल जिस तरह इशू हुआ उसी तरह कैंसिल भी हो सकता है। तो ये एक एंट्री थी जो उन्होंने एक्स्ट्रा थी, आपके नॉलेज के लिए थी जस्ट। अब आगे हम देखते हैं जी, हमारा मेन टॉपिक है वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, इसको समझते हैं हम। अगर हमने देखा कि अगर हमारे मेमोरेंडम में उतनी लिमिट नहीं है, हम शेयर्स नहीं इशू करना चाह रहे हैं लेकिन उतनी लिमिट नहीं है, तो आप जाते हैं मेमोरेंडम पे। मेमोरेंडम में आप जाके कहते हैं कि मैं अपनी ऑथोराइज
शेयर कैपिटल क्लॉज को क्या करूं, बढ़ाऊं, चेंज करूं, और वो सारा प्रोसीजर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। अगर आर्टिकल्स भी आपके अलाउ कर रहे हैं इस चीज को कि आप अपना कैपिटल चेंज कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है। या फिर आप कहते हैं कि मैं डिक्रीज कर लूं, या शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं और एक फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू पहले 10 थी, 100 कर लें। नंबर ऑफ शेयर्स पहले 10,000 थे। शेयर कैपिटल की अमाउंट में कोई चेंज नहीं, लेकिन इन दोनों में चेंज आ जाता है, तो ये भी वेरिएशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज कि आप शेयर कैपिटल को कुछ नहीं कर रहे। शेयर कैपिटल की अमाउंट फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है, वो 1 मिलियन ही है। नंबर ऑफ शेयर्स वो भी उतने ही हैं, फेस वैल्यू भी उतनी ही है। आपने ये तरीकेकार तो देख लिया ना, अगर आप फेस वैल्यू चेंज करें, आप कैंसिल करें, आप अमाउंट किसी तरह से चेंज करें, ये सारी चीजें चेंज करेंगे आप, तो इट्स मीन आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल को चेंज करने की बात करेंगे, आपको जाना पड़ेगा मेमोरेंडम के चेंज पे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कैपिटल क्लॉज ऑथराइज, उसको चेंज करने का प्रोसीजर हमने कल देख लिया। स्पेशल रेजोल्यूशन, आर्टिकल्स अलाउ करें, फिर वो सारे जो भी मोड हैं उनके थ्रू करें, और फिर रजिस्ट्रार को रेजोल्यूशन के 15 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल कर दें। तो ये सारी चीजें थी उसकी। अब एक और चीज भी तो हो सकती है। अब वो जो एक और चीज होगी, उसके नतीजे में भी जो बात होगी, हम कहेंगे कि वो भी शेयर कैपिटल में वेरिएशन है। वो ये है कि ये जो शेयर्स हैं, आप इनकी नंबर, क्वांटिटी ना चेंज करें, ना फेस वैल्यू की अमाउंट चेंज करें, बल्कि ये जो शेयर्स हैं, आपने मेंबर्स को जब शेयर्स दिए, फॉर एग्जांपल 10,000, आपने उन्हें कहा था कि ये जो सारे शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लास ए के शेयर्स हैं, इन सब के ऊपर जिसके पास एक शेयर होगा उसके ऊपर एक वोट होगा। यानी कि वो जब बंदे जिनके पास ये क्लास ए के शेयर्स होंगे और वो मीटिंग में बैठे होंगे कंपनी की किसी, और उनसे कहा जाएगा कि जी वोट दें, तो जब वो वोट देंगे, अपनी तरफ से वो एक वोट देंगे, उनका एक ही वोट होगा। लेकिन एक इसी तरह क्लास बी है, उनके पास भी 10,000 शेयर्स हैं, क्लास बी के भी 10,000 शेयर्स हैं। यहाँ पे कहा जिसके पास क्लास बी का शेयर है, उसके पास एक शेयर पे 2 वोट हैं। अब मीटिंग में दोनों शेयर्स वाले बंदे बैठे हैं, ये जब वोट देंगे तो इनका एक ही वोट होगा। अब यहाँ पे एक मिस्टर असलम एक वोट देगा, एक शेयर उसके पास है, उसके पास 2 वोट्स हैं, वो देगा एक ही वोट, लेकिन उसके 2 वोट माने जाएंगे, क्योंकि उसके पास शेयर्स ही इस तरह के हैं जिनके ऊपर वोट्स ज्यादा हैं, वोटिंग राइट्स ज्यादा हैं। ओके, कंपनी ये सोचती है कि हम कुछ भी चेंज ना करें, अमाउंट चेंज नहीं कर रहे, फेस वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं कर रहे, हम ऐसा करते हैं, हम ना कुछ ये जो हमारी क्लासेस बनी हुई हैं शेयर्स की, हम इसके राइट्स में कुछ चेंज कर देते हैं। ये जैसे क्लास ए के एक वोट है, इनको हम कहते हैं कि जी आपके पास 2 वोट्स हैं, और क्लास बी वालों को कहते हैं कि आपके पास 2 वोट ही हैं, ठीक है। अब यहाँ क्लास ए वाले तो खुश हो जाएंगे, लेकिन क्लास बी वालों को मसला होगा कि जब हमने शेयर खरीदे थे ये वाले, तो इनकी कीमत तो महंगी थी, क्योंकि इनके ऊपर 2 वोट थे, हमने तो ज्यादा पैसे दिए थे। अब ये बराबर ही आ गए हैं, तो हमें क्या, हमें तो नुकसान हो गया उल्टा, हमें तो किसी तरह से कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये जरा नाखुश हो जाए, या इसी तरह एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि इनके वोट्स बढ़ा दिए जाएं और इनके वोटिंग राइट कम कर दिए जाएं इस क्लास के। ये कंपनी की जो है डिस्क्रिशन है कि कंपनी वोटिंग राइट्स बढ़ाए कम करे, ये कंपनी की मर्जी है। अब ये जाहिर सी बात है, कंपनी जब ये सोचेगी करेगी, ये जब वोटिंग राइट्स चेंज करेंगे, तो द क्वेश्चन इज कि अब क्या ये मेमोरेंडम ऑथोराइज शेयर कैपिटल के मेमोरेंडम क्लॉज में चेंज है, ये कंपनी के किस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में बेसिकली ये चेंज है। अगर आप एक शेयर के वोटिंग राइट्स, एक क्लास के वोटिंग राइट्स
शेयर्स के चेंज करने जा रहे हैं उन मेंबर्स के, ये किस में चेंज है बेसिकली? अगर मैं ये डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जब आप ये चीजें चेंज करेंगे तो आपको पता है कि मेमोरेंडम में सिर्फ काइंड आ रही होती है, फर्दर क्लासेस नहीं आ रही होती। मेमोरेंडम के अंदर आपने बता दिया ऑथोराइज शेयर कैपिटल, अपना बता दिया ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इसमें इशूड पेड अप शेयर कैपिटल नहीं आता। जबकि वोटिंग राइट्स का ताल्लुक आपके पेड अप से होता है। जितने मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को ही तो आपने वोटिंग राइट्स दिए होंगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो एक लिमिट है, इसमें एक ऐसा शेयर कैपिटल भी है जो कि अनइशूड है, तो वोटिंग राइट का ताल्लुक आ जाएगा पेड अप कैपिटल से। पेड अप कैपिटल, वोटिंग राइट्स और ये क्लासेस, ये सारी आपके किस डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट्स मीन कि वोटिंग राइट्स में चेंज करना इज इक्वल टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जब चेंज करते हैं आप, तो इसका प्रोसीजर आप पढ़ चुके हैं कि वो क्या तरीकाकार है। कि जब आपने वेरिएशन करनी थी, हम उस चैप्टर 20 पे आ जाते हैं, फिर हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे इसके साथ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये थे जी ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स। स्पेशल रेजोल्यूशन पहली बात। दूसरी ये बात, स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद भी अगर ये ऑल्ट्रेशन अफेक्ट करती है सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर और ऑफ द क्लास ऑफ मेंबर्स, इट शैल बी कैरीड आउट ओनली इफ, अगर ये ऑल्ट्रेशन से सब्सटेंटिव यानी कि मेजर जो है, मेजर पोर्शन ऑफ राइट्स और लायबिलिटीज मेंबर्स का या फिर किसी क्लास, एक स्पेसिफिक क्लास के मेंबर्स का के राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये ऑल्ट्रेशन तभी इफेक्टिव मानी जाएगी अगर उस क्लास या वो मेंबर्स इफेक्टिव या फिर उस क्लास के मेंबर्स की भी 3/4 ऑफ मेजोरिटी चाहिए जो एग्री करेंगे, तब जाके ये ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव होगी। ये कहता था जी ऑल्ट्रेशन अगर आपने करनी है आर्टिकल्स में। अब अगर हम इसको पढ़ें, अब हम वेरिएशन ये पढ़ रहे थे, हम ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स। अब मसला क्या हुआ कि बस एक हेडिंग चेंज हो गई, वेरिएशन इन राइट्स। तो हमने भी देखा कि वेरिएशन इन राइट्स इज बेसिकली सेम एज कि आप आर्टिकल्स में चेंज करें, क्योंकि जब आप राइट्स, वेरिएशन राइट्स में चेंज करेंगे तो वो अल्टीमेटली जाके कहाँ पे आपके चेंज होंगे? आपको अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे आपने अपनी क्लासेस बताई हुई हैं और क्लासेस पे जब आप फर्दर बताएंगे कि क्लास ए, क्लास बी, इसके ऊपर इतने वोट, इसके ऊपर इतने वोट, तो जब आप ये बताएंगे, जब आप वोटिंग राइट्स ही चेंज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको जाके अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज करने पड़ेंगे। तो अब हम यहां से इसे पढ़ लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि जी वेरिएशन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर कैन ओनली बी मेड बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देख लीजिए, वो कहता है कि पहले अगर आपको शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन करनी है तो ये तभी होगा, पहले जाके ऑल्ट्रेशन करें अपने आर्टिकल्स में। और वो तरीकाकार आपको पता है, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी पास करें। बाय स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी शैल ऑल्टर द कंडीशंस एज टू वेरियस क्लासेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। वहां पे जाके जब क्लासेस, कंडीशंस ये वो सारी चेंज कर देंगे। If however the variation affects the substantive rights of any particular class of the shareholder, it shall not be deemed to have been carried out unless 3/4 majority of that particular class of the members agree to that alteration. Same thing. Okay, हमने देख लिया कि प्रोसीजर फॉर वेरिएशन इन राइट्स इज सेम एज, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने आर्टिकल चेंज करने हैं तो प्रोसीजर तकरीबन सेम ही हो जाएगा। आगे बात जरा थोड़ी कह लें कि जी एक न्यू चीज आएगी आपके लिए, वो यहाँ पे ये कि जब हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का चेंज पढ़ा था तो हमने देखा कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है फॉर एग्जांपल 10,000 मेंबर्स हैं, तो 10,000 मेंबर्स का अगर हम 3/4 करें यानी कि 70
5% करें तो ये 7500 मेंबर्स बनते हैं। इसका मतलब जब 7500 कहेंगे कि जी कर दें, वोटिंग राइट्स चेंज कर दें, तो रेजोल्यूशन हो जाएगी पास, डिसीजन भी हो जाएगा। फिर लॉ ने यहाँ पे फिर एक और लेवरेज दी कि जो बाकी के 2500 हैं, अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के या कोई भी एक इसमें कोई ऐसी क्लास है या मेंबर्स है जिनके सब्सटैंटिव राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं, हमने देखा कि यही 2500 हैं जिनके सब्सटैंटिव राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं। अब वो कहते हैं कि इनके भी फर्दर आप क्या करें, 3/4 लें। ये एग्री करेंगे तो तब जाके ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव होगी, यानी कि इसका भी करें जरा 75%। ये है 1875 मेंबर्स। 2500 में से 1875 मेंबर्स एग्री करेंगे तब जाके ये ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव होगी। तो अल्टीमेटली 7500 प्लस आप करें कि ये, तो कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी 9375। और बाकी अभी भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं इसका जो 25%, ये वाला जो आपका 25% है जो एग्री नहीं हुए हुए, इसका अगर हम करें 2500 का 25% इज 625। अब 9375 एग्री कर गए हैं, लेकिन 625 मेंबर्स ऐसे हैं अभी भी जो कि एग्री नहीं कर रहे। लॉ एक और चीज दे रहा है, ये फिर से इन लोगों को, ये जो अब जो अभी भी डिसएग्री हैं, उन्हें फिर से एक चीज दे रहा है, एक कह ले कि जी एक राइट दे रहा है। वो क्या कि देखिए आप, ये लोग अभी भी नाखुश हैं, ओके, नाखुश ना हो, हम आपको एक और राइट देते हैं। आप देखिए, आप सब जितने भी लोग हैं, 625 लोग बैठे हैं, देखिए आप सबकी मिला के शेयर होल्डिंग कितनी बनती है। ये क्लास है, जो पर्टिकुलर क्लास है जो एग्री नहीं कर रही है, एक पर्टिकुलर क्लास के, वो कहते हैं कि जी आप देखें मिला के अगर आपकी 10% तक शेयर होल्डिंग बन जाती है, ठीक है, ये जाहिर सी बात है यहाँ से 25% और निकला, और जैसे भी 10% तक अगर आपकी पूरे उस क्लास के जो भी है टोटल शेयर आते हैं शेयर्स मेंबर्स, अगर आपकी 10% तक शेयर होल्डिंग बन जाती है तो ठीक है। अगर एक बंदा भी है या दो, सिर्फ एक बंदा है जिसके पास 10% ही शेयर होल्डिंग है और वो अफेक्टेड भी है इस क्लास से और वो नाखुश भी है, तो वो जाए, वो इनका इंतजार ना करे, वो जाए कोर्ट के पास और कोर्ट को अपना रोना धोना सुनाए। अब ले जाए अपील, कोर्ट को कहे कि जी इसने मेरे साथ गलत किया, बताए अपना स्टांस के मेरे ऐसे सब्सटैंटिव राइट्स ऐसे मेरे चेंज कर दिए, वोटिंग राइट्स चेंज कर दिए, जिससे मुझे ये नुकसान हुआ। देखिए मेरे पास तो कम से कम इस कंपनी की देखिए 10% शेयर होल्डिंग है, मैं तो एक मेजर शेयर होल्डर बन गया हूँ इस कंपनी का, और देखिए मेरे साथ ये नाइंसाफी हो गई। अगर वो एक बंदा नहीं भी है तो 2-3 लोगों को मिला ले, ठीक है, वही जैसे देखते हैं ना क्लास में, अगर देखे जी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी क्लास को कंट्रोल कर रहे हैं बैठ के, तो वो मिलके इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। तो इसमें देखिए कि ये जी 10% इनकी भी बड़ी वर्थ है, कोर्ट फिर इनकी बात जरूर सुनेगा। कोर्ट फिर देखेगा कि जी ये अप्लाई करेंगे कोर्ट को कि जी इन्होंने जो हमारे राइट्स चेंज किए हैं ये इनसे कहीं चेंज करे कंपनी को। कोर्ट के पास अब पावर आ जाएंगी कि वो रेजोल्यूशन को, कोर्ट क्योंकि सबसे ऊपर है, कह ले कि जी ये कोर्ट, एससीसीपी, एक है रजिस्ट्रार, ये कंपनी के रेगुलेटर्स हैं, ये हमने देखे, रजिस्ट्रार एससीसीपी पहले भी देख लिया था, कोर्ट अभी हमने देखा। अब एक चीज कोर्ट पे आ जाए, अदालत में आ जाए, तो वो फिर सबसे ऊपर आ जाती है। अब कोर्ट के पास पावर है कि वो इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे दे। नल एंड वॉइड मतलब कि जो भी ये रेजोल्यूशन इस मकसद के लिए, वेरिएशन के लिए पहले दिन से ही जो भी की, वो कैंसिल करें भाई, किसी के कोई राइट्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन कोर्ट के पास पावर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी बात सुनेगा और जाते ही जी फैसला सुना देगा जी वेरिएशन जो भी आपने की, इसका रेजोल्यूशन जो भी है वो नल एंड वॉइड करिए, ऐसे नहीं होगा। अपनी भी कोर्ट कोई वेरिफिकेशन करेगा। कोर्ट इस बात पे जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि कंपनी ने
विदहेल्ड की है कोई सर्टेन फैक्ट्स, उसने कंपनी ने कि इस तरह के राइट्स चेंज करने का डिसीजन पास हो जाए, रेजोल्यूशन पास हो जाए, मेंबर्स की अप्रूवल मिल जाए, इसको पास करने के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स छुपा लिए कि जो अगर मेंबर्स को पता होते तो ये रेजोल्यूशन कभी भी पास ना होती। कंपनी के अंदर से मोटिव्स नहीं समझ आ रहे होते क्योंकि मेंबर्स ने कंपनी पकड़ा दी होती है डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स हैं जो उनके बिहाफ पे फैसले ले रहे होते हैं। मेंबर्स रोज रोज अब कंपनी के आके मामलात नहीं देख सकते, डायरेक्टर्स ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। मेंबर्स ने डायरेक्टर्स पे ट्रस्ट किया होता है, तो ये जो मीटिंग्स बुलाना, ठीक है, मीटिंग्स के लिए कॉल करना, नोटिस देना, ये सारा ये काम डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। मेंबर्स तो बेचारे आते हैं तब जब मीटिंग होती है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, उससे पहले कंपनी में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। डायरेक्टर सब कुछ कर रहे होते हैं, इसलिए तो ऑडिट भी कराया जाता है। खैर वो एक सेपरेट डिस्कशन है। यहाँ पे बात हो रही है कि कंपनी से मुराद डायरेक्टर्स मतलब उसके ऑफिसर जो भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो छुपा लिए कि अगर वो मेंबर्स को पता होते तो वो रेजोल्यूशन पास ना होती। अब कंपनी के अंदर से क्या मोटिव है, उसको राइट्स को चेंज करने से उसको क्या फायदा होना है, डायरेक्टर्स को, कंपनी को क्या फायदा होना है, मेंबर्स को इन छुपी बातों का शायद ना पता हो, क्योंकि डायरेक्टर्स का तकरीबन कंपनी के जो भी है इंटरनल इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, सप्लायर्स, कस्टमर्स, उसके रिलेशन, कंपनी के बारे में हर इंफॉर्मेशन पता होती है, बिकॉज डायरेक्टर्स आर बेसिकली द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। वो रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं मेंबर्स के बिहाफ पे, तो उन्हें नहीं पता होगा हर चीज का तो फिर किसको पता होगा। लेकिन अगर वो इसको गलत तरीके से यूज करके कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छुपा लें जो कि मेंबर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उनके फायदे के लिए थी, लेकिन उन्होंने वो छुपा ली, इस वजह से उन्हें लगा कि शायद राइट्स, वोटिंग राइट्स में चेंज करना उनके लिए फायदेमंद है, तो शायद वो उनके लिए मेंबर्स के लिए फायदेमंद ना है। तो अगर कोर्ट को लगा कि कंपनी ने कोई इंपॉर्टेंट या सर्टेन फैक्ट्स विदहेल्ड किए, किस लिए कि गेटिंग द रेजोल्यूशन पास्ड, रेजोल्यूशन को गेटिंग द रेजोल्यूशन पास्ड, ओके। और अगर ये मेंबर्स को पता होता कि मेंबर्स हैड बीन इन नॉलेज ऑफ दोज फैक्ट्स, they would not have passed the resolution of waiving the rights of a particular class, okay। अगर ये कंपनी को, अगर कोर्ट को ये लगता है कि शायद फैक्ट्स नहीं छुपाए, कुछ भी नहीं कंपनी ने छुपाया, ऐसी रेजोल्यूशन पास की है, तो फिर वो देखेगा कि क्या चेंज प्रेजुडिशियल तो नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। प्रेजुडिशियल होता है जी आपका कि नुकसानदेह होना दूसरे मेंबर्स के लिए, मतलब ओवरऑल अगर मेंबर्स का इंटरेस्ट देखा जाए तो उनके फायदे की बात ना होना उसमें, तो ये इसको कहते हैं ओवरऑल डेट्रीमेंटल ना हो। तो वो देखेगा कि अगर वोटिंग राइट्स में चेंज करना कहीं मेंबर्स के लिए नुकसानदेह या किसी और तरह से फाइनेंशियली फिजिबल तो नहीं है, तो अगर उसको ये चीजें लगी कि फैक्ट्स छुपा लिए या नुकसान था एक डिसीजन ये चेंज करने का, डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, तो फिर कोर्ट इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे सकता है। लेकिन लॉ फिर कहते हैं कि अब ये जो आप अपील करेंगे कोर्ट को, ये जो बंदा 10% वाली शेयर होल्डिंग लेके जा रहा है, आप अपील करेंगे, अपील एप्लीकेशन फॉर गेटिंग एन ऑर्डर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, वो लेकिन फिर करे कि जो भी पर्सन हैं वो एग्रीव्ड पर्सन है जिसने फाइल की होगी, वो कम से कम जिस दिन रेजोल्यूशन हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो फाइल कर दे अपील। 30 दिन का टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो 30 डेज के अंदर अंदर विद इन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, तो विद इन 30 डेज अपील फाइल कर दे। डिसीजन जो है कोर्ट का इस मामले पे फाइनल होगा और अगेंस्ट इस कोर्ट के डिसीजन के अपील किसी को भी फाइल नहीं की जा सकती। ठीक है जी, जैसे हम नाम चेंज पढ़ रहे थे, नाम चेंज कर सकते हैं या नाम
जब आप शुरू में अप्लाई कर सकते हैं तो आप फाइनल ज़्यादा से ज़्यादा आप कमीशन को अपील कर सकते हैं कि जी मेरा नाम रिजर्व नहीं किया, तो उस पर SECP का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। तो इस केस में कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। अगर कोर्ट को लगा कि जी रेजोल्यूशन ठीक थी तो इट मीन्स कि ठीक थी, लेकिन अगर वो देखता है कि जी कुछ फैक्ट्स छुपाए या इंफॉर्मेशन जो भी थी चेंज अदरवाइज डेट्रीमेंटल था, प्रेजुडिशियल था टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, तो फिर रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे देगी कोर्ट। और आपको टाइम लिमिट दिया कि जी आपने रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर एग्री पार्टी ने जो भी है अपील फाइल करनी है। और अगेन जब रेजोल्यूशन पास होती है तो कंपनी भी फिर आगे क्या करेगी कि कॉपी अगर कोर्ट कह देता है कि जी सपोज नल एंड वॉइड करार दे देता है, पहले जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास की होगी तो रेजोल्यूशन पास करने के 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कॉपी फाइल कर दी होगी रेजोल्यूशन की रजिस्ट्रार को कि ये देखिए जी हमने वोटिंग राइट्स वगैरह चेंज कर दिए। अब बाद में 30 दिन के अंदर अंदर उसको टाइम दिया हुआ था, वो 10% शेयर होल्डिंग वाले बंदे ने कोर्ट में जाके अपील कर दी। अब जब कोर्ट ने अपील की, कोर्ट को अपील की, कोर्ट ने ये दोनों चीजें देखी और उसको कर दिया नल एंड वॉइड करार दे दिया। अब फिर कंपनी को फिर अपने जो भी उसने वेरिएशन वगैरह की होगी तो वो उसको चेंज करनी पड़ेगी, वापस से उसके जो राइट्स हैं वोटिंग राइट्स सेम करने पड़ेंगे एज इट इज। तो फिर से वो चेंज वगैरह करने के बाद जब ऑर्डर आएगा, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है तो वो कोर्ट के ऑर्डर के 15 दिन के अंदर अंदर ये कोर्ट की कॉपी ऑर्डर की रजिस्ट्रार को भेज दे वापस कि ये देखिए हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया है, अब हम वो अपने वोटिंग राइट्स चेंज नहीं कर रहे, हम वापस से अपनी उसी पोजीशन पे जा रहे हैं। ठीक है जी, हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। हम इसको बुक से देख लेते हैं। ये हमने पढ़ा कि राइट टू चैलेंज द वेरिएशन इन राइट, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। हम आ जाते हैं इसके जरा क्वेश्चंस पे, ये आपको मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और प्लस कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। आपके जितने भी पास पेपर के क्वेश्चंस हैं लास्ट 9 अटेम्प्ट्स के वो इसमें डाले हुए हैं। ऑटम 19 से शुरू हो रहे हैं, इट्स मीन के ऑटम स्प्रिंग 2020 में शेयर कैपिटल में से कोई सवाल नहीं आया। ठीक है, ओके। अब इसमें से भी कुछ पास पेपर्स आपके ऐसे होंगे जो अब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो मैंने ऐसे लिख दिया। इतने ज्यादा सवाल नहीं आए शेयर कैपिटल से, लेकिन फिर भी हमने इसको करना है क्योंकि हमारी ग्रिड में है शेयर कैपिटल और प्रोस्पेक्टस। 5 to 10 मार्क्स आपके इसमें से टेस्ट होंगे, तो हमने इसको करना है कंप्लीट। अच्छा, आप आ जाइए जरा क्वेश्चन, कौन से बिल्डिंग के क्वेश्चंस आप खुद ही करेंगे, आंसर्स इसके आपके साथ ही मिल जाएंगे। पांच पेपर में भी अगर मैं देखूं क्वेश्चन 12 नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन 13 नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन 14 हम पढ़ लेते हैं, बाकी आप क्वेश्चन सारे के सारे खुद करेंगे, बाकी कुछ ऐसा सच नहीं है। और वो आप देखेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये हमने जो अभी टॉपिक कंप्लीट किया है वेरिएशन इन राइट्स वाला, उसी में से हैं। तो हम ये देख लेते हैं। अच्छा जी, ये जो समर 18 का क्वेश्चन है ये CFAB लेवल 2 का मैंने डाला है इसमें। ये है जी आपके फाइनल लेवल का जो कॉर्पोरेट लॉ है उसका मैंने ये क्वेश्चन डाला है ताकि आप उसको भी देख सकें, आपको थोड़ा लेवल समझ आ सके। ये आपने जस्ट पढ़ के अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 17। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पेड अप कैपिटल ऑफ सिग्मा लिमिटेड comprises of two classes of ordinary shares A और B having different rights। देखिए, वोटिंग राइट्स का ताल्लुक पेड अप कैपिटल से है, इसका ये आपने चीज याद रखनी है। ठीक है, वोटिंग राइट्स का ताल्लुक पेड अप कैपिटल से है, लॉजिक आपको पता है इसकी, क्योंकि पेड अप वो कैपिटल होता है जो मेंबर्स को इशू हुआ होता है, और जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो उन शेयर्स पे होते हैं जो कि इशूड होते हैं, मेंबर्स के पास बेसिकली वोटिंग राइट्स होते हैं। अच्छा, उनके कंपनी के पास दो क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है, ऑर्डिनरी शेयर ए, ऑर्डिनरी शेयर बी की टाइप, और ए और बी दोनों के ऊपर सेपरेट वोटिंग राइट्स हैं, और डायरेक्टर ने अप्रूव कर दी एक रेजोल्यूशन इन देयर मीटिंग। डायरेक्टर्स अप्रूव आ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि कोई डिसीजन होना। इन देयर मीटिंग, अपनी मीटिंग उन्होंने की, उसमें एक बात उन्होंने डिसाइड की
कि हम क्या करेंगे, ग्रांटिंग द सेम राइट्स टू बोथ द क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स। और एक आज के ए और बी है जिनके ऊपर वोटिंग राइट्स डिफरेंट है। अब क्या करें कि वोटिंग राइट्स को सेम कर दें। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि क्लास ए थी, उसके ऊपर 1 वोट था, क्लास बी था, उसके ऊपर 2 वोट्स थे। तो हमने देखा कि जी क्लास ए के भी अब 2 वोट कर दें, तो दूसरी जो क्लास के मेंबर्स हैं उनको थोड़ा एतराज होगा। आगे देखते हैं। लेटर मेंबर्स इन अ जनरल मीटिंग, मेंबर्स ने जो जनरल मीटिंग में बैठे थे अप्रूव कर दी द रेजोल्यूशन बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू गिव अफेक्ट टू द वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा जी, ये बात हो रही है कि डायरेक्टर ने कहा कि जी हम वोटिंग राइट्स कर देते हैं सेम। अब वोटिंग राइट सेम करने के लिए आपको करना पड़ेगा ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास। जब उन्होंने की स्पेशल रेजोल्यूशन पास, वही स्पेशल रेजोल्यूशन की 3 कंडीशन कि वो जी 3/4 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर आइदर इंटाइटल्ड टू वोट थ्रू पर्सन और थ्रू प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, इसके बाद जी जनरल मीटिंग होगी और कम से कम 21 दिन पहले इसका नोटिस दिया होगा। ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, तो वो ये उसका हिंट दे रहा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास की तो मेंबर्स ने अप्रूवल दे दी कि आप ठीक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कर लें चेंज, उसके बाद आप वोटिंग राइट्स भी कर लें चेंज। ओके, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट शुरू हो गई है हमारी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स? आपको क्या समझ आती है कि वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स से क्या मुराद है? ओके, दूसरा है जी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स होल्डिंग क्लास ए शेयर्स। अब क्लास ए के जो शेयर्स हैं उसके जो मेंबर्स हैं वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि वेरिएशन इन देयर राइट्स, उनके राइट्स चेंज ना किए जाएं। हो सकता है कि ए के वोटिंग राइट्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे शायद और वो कम किए जा रहे हों, और बी के मुताबिक। डिस्कस हाउ दीज एग्रीव मेंबर्स कैन चैलेंज द वेरिएशन ऑफ देयर राइट्स एंड आस्क फॉर इट्स कैंसलेशन। तो ये आपको पता है कि एग्रीव्ड मेंबर कैसे इसको चैलेंज कर सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। हम अभी वाले इस पे आ जाते हैं स्टडी टेक्स्ट पे। आंसर में इसको हमने रेफर कर दिया है आईकेप की स्टडी टेक्स्ट पेज 289। तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि ये बाकी जो भी प्रोसीजर है तरीकाकार वो यहाँ से आप देखेंगे कि होल्डिंग वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि चैलेंज कर सकते हैं नहीं, वो फिर हम सारा देखेंगे कि जी वो अपील कर दे, पहले अपील कर सकता है कोर्ट को। कोर्ट जब देखेगी 5 नंबर का सवाल है तो आपको इस 5 नंबर में ये तकरीबन सारा ही लिखना है, सारी बातें करनी है। 5 नंबर का सवाल है तो इसमें ये सारी बातें आपने लिखनी है। और यहाँ पे अब जनरल करके नहीं, आपने इसको थोड़ा स्पेसिफाई करके बताना है। स्पेसिफाई मतलब उसे थोड़ा सिचुएशन के साथ रिलेट करके बताना है कि क्लास ए के जो शेयर होल्डर हैं, एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स, वो अप्लाई कर सकते हैं टू द कोर्ट और चैलेंज कर सकते हैं, और कोर्ट के पास फिर पावर है उसे नल एंड वॉइड करार दे सकती है। और बाद में जी भी लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि ये बंदा विद इन 30 डेज ऑफ इस रेजोल्यूशन वो कोर्ट को अपील फाइल कर दे। तो ये चीजें इस पे एप्लीकेबल होंगी, ये आपने यहाँ से बता देनी है। अच्छा, ये जो आपका पहला पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, ये रिक्वायरमेंट आप कह लें कि जी ये कंपनीज एक्ट यहाँ पे चेंज किया हुआ है। ये 2015 में आपको सवाल आया हुआ है, तब कंपनीज ऑर्डिनेंस था, उस वक्त कंपनीज एक्ट नहीं आया था। तो ये जो है उस वक्त कुछ और चीजें भी सिलेबस में एडेड थी, तो ये सवाल का जवाब आपके सिलेबस में तो अब नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, ये तो ऊपर एक्सप्लेन भी हमने किया है कि वेरिएशन शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन का क्या मतलब है, उनके वोटिंग राइट्स चेंज हो जाना। ठीक है जी, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है मैं कह सकती हूँ। आप इसमें आपसे रेलेवेंट है ये जो आपका पार्ट बी है।
तो आप ऑटम 15, ऑटम 16 इसके बाद वाले क्वेश्चंस को ज़रा खास फोकस कर सकते हैं। इसमें ये मैंने सवाल इसलिए रहने दिया क्योंकि इसका बी पार्ट जो है हम पे स्टिल एप्लीकेबल है, तो मैंने उसे डाल दिया पास पेपर में। एज सच इसमें से कोई एज सच मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। आप क्वेश्चन 3 कीजिए, इन सारे पूरे चैप्टर को पढ़ के तो करिए। ये आपके इसके आंसर्स हैं, ये आपके अपलोड हो जाएंगे और आपको मिल भी जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आगे हम अपना चैप्टर 2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और स्टडी टेक्स्ट में हमने यहाँ तक खत्म कर लिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज।